संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रहे हैं। This is a clear-cut, blatant violation of democratic principle in this country. हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये कैसे डेमोक्रेसी है? ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जब कांग्रेस के विधायक नहीं टूटे तो उम्मीदवार का पर्चा ही खारिज हो गया। क्या गजब का संयोग है। और फिर यह संयोग है या प्रयोग है। आज हम मध्य प्रदेश विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में 4 घंटे में क्या हुआ उसके इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा जिस आधार पर खारिज किया गया है, उसने इस धारणा को और मजबूत किया है कि हर तरह का चुनाव भारत में एक संदिग्ध प्रक्रिया बन चुकी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए स्टेप वाइज स्टेप कैसे मीनाक्षी नटराजन को चुनाव से बाहर करने के लिए एक बार फिर से लोकतंत्र की कब्र खोदी गई है। जैसे एक जमाने में गांव के जमींदार होते थे ना, जो किसी के भी खेत की मेड़ पर अपने गुंडों के साथ खड़े हो जाते थे और कहते थे कि आज से ये खेत हमारा, इस खेत की फसल हमारी, इस खेत के मालिक हम। आज लोकतंत्र की वो लठैती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। यह तस्वीर बता रही है कि इस देश में लोकतंत्र के नाम पर एक तमाशा चल रहा है, या कहिए उसकी हत्या की जा रही है। देश के सबसे बड़े मिलॉर्ड पेट्रोल, डीजल और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लंदन में बैडमिंटन खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के जश्न में डूबे हुए हैं। मीडिया के माननीय लाइन लगाकर भारतीय जनता पार्टी की फेंकी हुई पत्तल चाट रहे हैं और एक अफसर लगभग जीत चुकी उम्मीदवार से कहता है कि जाओ, हमने तुम्हारा पर्चा ही खारिज कर दिया, चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे। सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। इलेक्शन कमिश्नर की हिम्मत देखिए कि 3 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के 3 महासचिव चुनाव आयोग के सामने खड़े थे कि दरवाजा खोलिए, आपने लोकतंत्र की हत्या की है, हमारी बात सुनिए। और सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा नहीं खोलते, होंगे आप लोकतंत्र के प्रतिनिधि, भागिए यहां से, हमने आपके लोकतंत्र पर ताला लगा दिया और जो करना हो कर लीजिए। मुझे कहानी सुना रहे हो, मैं 35 साल से मैं सांसद हूँ, मैं कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, क्या बात कर रहे हो, वेटिंग रूम में भी नहीं जा सकते। गेट नहीं खुलना था सो नहीं खुला। चुनाव आयोग का गेट तो तब भी खुल जाएगा, लेकिन यह केवल चुनाव आयोग के दरवाजे पर लगा ताला नहीं था, यह लोकतंत्र के दरवाजे पर लगा ताला था। और इस ताले को खोलने की चाबी भाजपा की गोदी में फेंकी जा चुकी है। अब जरा सुनिए कैसे कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को संसद पहुंचने से रोकने के लिए नैतिकता की शव यात्रा निकाली गई। विधायकों की संख्या के दम पर कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था। उनकी जीत पक्की थी। इसी तरह भाजपा ने 2 उम्मीदवार उतारे, उनकी जीत भी पक्की थी। लेकिन सारा खेल तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कीमत पर बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतार दिया। राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि अगर पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार दिया तो हम उसको भी जिताकर भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। महेश केवट और मीनाक्षी नटराजन के बीच मुकाबला हो गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी विधायकों को एकजुट रखने के लिए सक्रिय हुई। तय हुआ
कि वोटिंग के दिन तक सभी विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर दिया जाए। 9 जून को स्टार एयरलाइंस का एक विमान विधायकों को ले जाने के लिए दोपहर 2:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। कांग्रेस के विधायक एक एक करके एयरपोर्ट पहुंचने लगते हैं। भाजपा के खेमे में खलबली मच जाती है क्योंकि कांग्रेस के विधायक बगावत के लिए तैयार नहीं हुए थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शाम 6:30 बजे तक उस विमान को उड़ने नहीं दिया जाता। बहाना बनाया जाता है कि दस्तावेजों की जांच में समय लग रहा है। अब सुनिए, जब कांग्रेस के विधायक एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और तय हो चुका था कि विधायक नहीं टूटेंगे, तो विधानसभा में क्या चल रहा था। विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद शर्मा राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर थे। 9 जून को राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के लिए दोपहर 2 बजे विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में गहमागहमी शुरू होती है। दोनों पक्षों के लोग वहां मौजूद होते हैं। पत्रकारों के कान तब खड़े होते हैं जब रोहित आर्या नाम का एक भाजपा नेता अंदर घुसता है। वो रिटायर्ड जज है। पता चलता है कि वो बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट का प्रतिनिधि है। पत्रकारों के कान खड़े हो जाते हैं कि निश्चित तौर पर कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। सबसे पहले बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होती है। सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और किसी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन की जांच शुरू होते ही बीजेपी ने लिखित आपत्ति दे दी। आरोप लगाया कि उन्होंने एफिडेविट में तेलंगाना के एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाई और पूरी जानकारी नहीं दी। उस समय मीनाक्षी नटराजन के साथ कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया भी मौजूद थे। आपत्ति दर्ज होते ही मीनाक्षी कमरे से बाहर भागी। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को फोन करके विधानसभा बुलाया। कुछ ही देर में कांग्रेस के बड़े नेता विधानसभा पहुंचते हैं। दोनों पक्षों के बीच करीब आधे घंटे तक बहस होती है। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला अगले दिन देने की बात कही, लेकिन बीजेपी नेताओं ने उसी दिन फैसले की मांग की। शाम 5:30 बजे दोनों पक्षों को फिर बुलाया जाता है और आधे घंटे तक बहस होती रहती है और 6:30 बजे फैसला सुना दिया जाता है कि मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द कर दिया गया है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती। अब सुनिए इसके पीछे का कारण। मामला 2022 की एक शिकायत पर आधारित है। तेलंगाना में कांग्रेस नेता शिवा कुमार पर छेड़छाड़ और धमकी के आरोप लगे थे। मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो शिकायतकर्ता कहती है कि उसने राज्य की पार्टी प्रभारी मीनाक्षी नटराजन को भी इसके बारे में बताया था, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन को पेश होने का समन भी जारी किया जाता है। बिल्कुल साफ कर दें कि इस मामले में मीनाक्षी नटराजन किसी भी तरह से न तो आरोपी हैं और न ही उनके खिलाफ कोई FIR है। पूरे नॉमिनेशन पेपर में ऐसा कोई कॉलम नहीं होता जिसमें इस बात का उल्लेख करना हो कि किन किन मामलों में आपको गवाही या बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। लेकिन भाजपा की दलील थी कि अदालत में किसी और की लंबित याचिका में मीनाक्षी नटराजन का जिक्र था और यह बात उन्होंने छिपाई। इसी पर पर्चा रद्द कर दिया गया। इसके बाद पत्रकार रिटर्निंग ऑफिसर से कुछ सवाल करने के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जाता। वहां मौजूद पत्रकारों को बताया जाता है कि अंदर मीटिंग चल रही है, जबकि अंदर से ठहाकों की आवाजें आ रही थी। लोकतंत्र की हत्या की गूंज विधानसभा के गलियारों में साफ सुनाई दे रही थी। अब कांग्रेस के पास इस बात के सिवा कोई विकल्प नहीं है कि वो चुनाव आयोग के पास अपील करे। और चुनाव आयोग उस अपील पर क्या करेगा, इस देश में नरेंद्र मोदी के अलावा देश के बच्चे बच्चे को अभी से पता है। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी चल रही है और देश के सबसे बड़े मिलॉर्ड लंदन में बैडमिंटन खेलने का लुत्फ उठा रहे हैं। लिहाजा फौरन सुनवाई या चुनाव पर रोक की बात भूल जाइए। भारत का लुटता हुआ लोकतंत्र इस खेल के खत्म होने का इंतजार कर सकता है। कहने को कांग्रेस हाईकोर्ट भी जा सकती है, लेकिन वहां से भी क्या राहत मिलेगी बहुत लोगों को पहले से पता है। ले देकर चुनाव हो जाने के बाद और नतीजे आने के बाद कांग्रेस इलेक्शन पिटीशन के जरिए नतीजे को चुनौती दे सकती है, लेकिन इस चुनौती का नतीजा क्या निकलेगा हम नहीं जानते या आप नहीं जानते। अरे हाँ, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बधाई, लेकिन दोनों के बीच एक अंतहीन अंतर है। इतिहास ने नेहरू को भारत में लोकतंत्र की जड़ों को गहराई तक रोपने के लिए दर्ज किया है और नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र के विनाशक के तौर पर दर्ज किया है और आने वाले दिनों में और गहराई से करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।